बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वहाँ पर कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जिस पर क्या कहा गया आगे प्रोग्राम में चलकर हम शामिल करेंगे। और फिर आज GHQ से क्या खबरें हैं वो भी हम आपसे सुनेंगे और पाकिस्तान के ताकतवर हल के मौजूदा सियासी मंजरनामे के ऊपर आज की तारीख में क्या सोच रहे हैं और क्या तय किया जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जाते जाते कह दिया कि संजीदा लोग सोच रहे हैं। अब ये संजीदा लोग कौन से हैं, आर्टिकल 6 की जो उन्होंने बात की है। और फिर राय साहब, तीसरी जो खबर है, खान साहब ने आज शब दुआ का एहतमाम और फिर पूरे मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर स्क्रीन्स लगी, लोग शामिल हुए, ज़ारो कतार रोए और हाथ उठाकर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली और फिर ऑब्वियसली खान साहब की जो तहरीक है और आज़ादी की, उसके हवाले से दुआएं भी की गई। इस पर भी हम एक जायज़ा जो है आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, शहबाज शरीफ साहब की मस्जिद नबवी आमद पर बाज़ अफराद ने नारेबाजी की है और सियासी किस्म की नारेबाजी की गई। और फिर मरीम औरंगज़ेब जब आई, साथ में उनके शाहज़ेन बुगटी साहब भी थे, तब भी नारेबाजी की गई। असल में ये वाक़या क्या हुआ है, ये लोग कौन थे, क्यों किया गया? लोग बाज़ के कहते हैं कि जनाब मनसूबाबंदी थी, लेकिन राय साहब अवाम ये कहीं भी जाएंगे आवाज़ें तो सर इसी तरह पड़ेंगी। जी देखें हाशमी साहब, ये जो मामला है मस्जिद नबवी वाला, इसके दो पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं में एक बहुत अहम खबर छुपी है। अब कुछ लोग इस पूरे मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और मजहबी रंग देकर PTI की और इमरान खान साहब की मजम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग इसको मजहबी रंग दें, वो मरियम नवाज़ का एक ट्वीट देख लें। मरियम नवाज़ का एक ट्वीट जिसका इमेज इस वक्त ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वायरल है, अगर आप उसको देख लें तो पता चल जाएगा कि ये सारा मामला असल में शुरू कहाँ से हुआ था। इमरान खान साहब ने जब सऊदी अरेबिया का दौरा किया था, सरकारी दौरा, और मस्जिद नबवी में जब वो मौजूद थे, तो एक शख्स जो कि मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून का कारकुन था, उसने खान साहब के मुतल्लिक ये जुमला बोला, उनको मुखातिब करते हुए कि खान साहब खुदा आपको हदायत दे, या इमरान खान खुदा आपको हदायत दे। और मरियम नवाज़ ने उसके ऊपर बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ट्वीट किया। मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया कि देखें खल्के खुदा क्या कह रही है और मस्जिद नबवी के अंदर भी इमरान खान को किस किस्म की बातें सुनना पड़ रही हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर यही काम इमरान खान साहब के साथ किया गया होता, हालांकि उस वक्त सिर्फ एक शख्स था जिसके मुतल्लिक ये पता चला कि वो मुस्लिम लीग नून का कारकुन था, और एक वीडियो और भी वायरल हो रही है जिसमें खान साहब मस्जिद नबवी से गुजर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द बहुत से पाकिस्तानी मौजूद हैं, खान साहब के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब के साथ किसी तरीके से एक तस्वीर बना लें। यानी खान साहब को मस्जिद नबवी में जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने खान साहब के साथ इतनी अकीदत का इजहार किया। अब एक वो वीडियो भी वायरल हो रही है और दूसरी जानिब ये जो एक मामला अब सामने आया है कि वहाँ पर नाराबाजी हुई है। अब आप देख लें अगर इन वीडियोस को गौर से, तो इतनी बड़ी तादाद में तो PTI वहाँ अपने लोगों को सेटअप नहीं कर सकती थी। यानी हर सीन जो भी कैप्चर हुआ, उसके अंदर जितने लोग मौजूद थे, जितने लोग नज़र आए, वो उस वक्त नारे लगा रहे थे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी, शाहज़ेन बुगटी के ख़िलाफ़ भी, और जो पूरा डेलीगेशन है शहबाज शरीफ का। अब चूंकि ये सारे लोग नारे लगा रहे थे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि PTI ने ये सब कुछ सेटअप किया था। फिर दूसरा पहलू ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तकद्दुस जो है उसका ख्याल नहीं रखा गया। तो जब एक आर्गूमेंट ये भी हो कि ऐसे लोग जो कि सानिया मॉडल टाउन के मुजरिमों, जिन्होंने एक बैरूनी साजिश के ज़रिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया हो, जिनके ऊपर 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों, जिनको अदालतों ने मफरूर इश्तहारी करार दिया हो,
और जिनको आम आवाम चोर कहते हैं, तो क्या उन चोरों की मौजूदगी से ऐसे मुकद्दस मकामात की बेहुरमती नहीं होती, या ऐसे मुकद्दस मकामात पर ऐसे लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए? यानी एक आर्गूमेंट ये भी है। बहरहाल अब इसको एक मजहबी मामला बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल की जानिब से। और आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड चलाया गया है, ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाया गया है कि मस्जिद नबवी की बेहुरमती नामंजूर। तो जैसे ये ट्रेंड चला है, मरियम नवाज की अपनी ट्वीट वायरल हो गई, जो खुद वो मस्जिद नबवी में मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन की जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ नारे लगाने पर अपनी जानिब से बड़े फ़ख्र का इजहार कर रही थी। और फिर ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसने लंदन में जमाइमा खान की वालदा के घर के बाहर भी एहतजाज किया और ऐसे ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए जो इस प्लेटफॉर्म पर दोहराए नहीं जा सकते। लेकिन ओवरऑल इसके अंदर एक सबक ये है कि हुसैन नवाज की रवानगी की भी कुछ फुटेजेस मैंने देखी हैं। कुछ ऐसी फुटेजेस हैं कि शरीफ ख़ानदान के कुछ लोग उम्रे के लिए रवाना हुए लंदन से, वहाँ उनके घर के बाहर भी बहुत बड़ा एहतजाज हुआ जी, उधर भी बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। यहाँ भी जहाँ ये निकलते हैं, अभी ये रमज़ान बाज़ार में गए थे शहबाज शरीफ, वहाँ पर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। तो ये कहाँ कहाँ छुप कर बैठेंगे? लोग तो अपने जज्बात का इजहार करेंगे, लोग तो अपनी जो एक फ्रस्ट्रेशन है एक ऐसे हुक्मरान को बैरूनी साजिश के नतीजे में गिराने के लिए, गिराने की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से सादिक अमीन करार पाया था, जिसका कोई मालियाती स्कैंडल नहीं, जो मुल्क की इकानमी को आगे लेके जा रहा था, जो मुल्क के मफादात को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, उनके ऊपर समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को ये कहा कि नहीं, मैं आपके मफादात को सामने नहीं रखूंगा, मैं पाकिस्तान के मफादात को सामने रखूंगा। तो इस वजह से एक वालियाना मोहब्बत इमरान खान साहब से पाकिस्तानियों के दिलों में पैदा हुई है। ये वो पॉइंट्स हैं कि एक खुददारी का एहसास दिलाया खान साहब ने पाकिस्तानियों को कि ये पाकिस्तानी और ये कौम और ये मुल्क जो है ये कोई बिकाऊ माल नहीं है। ये 22 करोड़ लोग जो गुलाम इब्ने गुलाम नहीं है कि बाहर से एक सुपर पावर यहाँ पर अपने वाइसराय को मुसल्लत कर दे बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए ये जो एहतजाज हैं, आप देखेंगे कि ये जब भी बाहर निकलेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वहाँ पर लोग एहतजाज करेंगे। और ये जो बात कर रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लोग थे, अभी आप देख लें कि ये एहतजाज जो लंदन में हुआ, इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुआ, रमज़ान बाज़ार में हुआ, तो पीटीआई के पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जहां वो सिर्फ अपने कारकुन सेटअप कर देते हैं कि इनके खिलाफ एहतजाज करें? ये आम पाकिस्तानियों की भी आवाज़ है। आप सोशल मीडिया पर देखें, लोग घरों से वीडियोज़ अपलोड करके इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। राय आज इमरान खान साहब ने शब दुआ का एहतमाम करवाया पूरे मुल्क के अंदर, और इसकी खसूसियत ये थी कि बनी गाला से बाकायदा ये मनाजिर लाइव पूरी दुनिया में दिखाए गए। कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे लोग स्क्रीन्स के आगे ना बैठे हों। और शब दुआ की करवाने का बुनियादी मकसद ये था कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकाले, और जो आज़ादी की तहरीक जिसका ज़िक्र और रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बात की गई, बताया गया कि ग़ुलामी क्या है, आज़ादी क्या है और किसके आगे झुकना है। खान साहब ने ख़ुद भी तकरीर की और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब आ गए और फिर एक रक्कत अंगेज़ मनाजिर देखने में आए पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ जहाँ भी इस कवरेज को, इस जो शब दुआ है, इसकी तकरीब को बाकायदा दिखाया जा रहा था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें राय साहब की हैं खान साहब ने, और इसका ताल्लुक़ उस वक्त से है जब से पाकिस्तान बना है। मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने रख दूँ, फिर इस पर आपका तजिया भी ले लेते हैं, और अब क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई और अब लोगों को रियासत मदीना की तरफ जो लाया जा रहा है। जो कौम नज़रिए को खो बैठती है, इसका वजूद ख़त्म हो जाता है। खान साहब ने आज ये जो मेन इसकी हाईलाइट थी, हमें जिस पाकिस्तान की तरफ जाना था बदकिस्मती से नहीं जा सके। पाकिस्तान को फलाई रियासत बनना था, मदीने की रियासत के असूलों पर खड़ा होना था। हमें पाकिस्तान को मदीना की रियासत के असूलों पर खड़ा करना चाहिए और करेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारी आज़ादी में मुदाखलत हुई, बाहर से साजिश करके पुतले बैठाए गए।
एक बार फिर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया। हम सबको पाकिस्तान से मुतल्लिक अल्लामा इकबाल के ख्वाब को समझना होगा। हमें समझना होगा कि पाकिस्तान को कोई आम मुल्क नहीं बनना था, हमें रियासत मदीना के असूलों पर एक अजीम कौम बनना था। कौम आज दुआ करे कि हम अपनी आज़ादी की राह में हायल जंजीरें तोड़ देंगे। राय साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज़ादी की रास्ते में हायल जंजीरें कौन सी हैं आप जानते हैं। हुकूमत का जिक्र भी किया गया। आज उन्होंने इनको पुतले करार दे दिया है कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, क्योंकि पुतलों की जो डोरें होती हैं वो किसी के हाथ में होती हैं, जो पुतली तमाशा दिखा रहे होते हैं। तो एक सियासी पहलू भी हमें इसका नज़र आया। जो ताल्लुक है बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुसलमान, उस ताल्लुक को भी आज उन्होंने रिवाइव किया। मकसद पाकिस्तान का बनाने का क्या था उसे भी रिवाइव किया। और सबसे इंटरेस्टिंग, पूरे मुल्क के अंदर इसको लाइव दिखाया गया है। जी ऐसा देखिए, खान साहब के इन पॉइंट्स पर आते हैं। दो जनरल्स ने जो बयानात दिए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुतल्लिक, वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब इनमें से एक जनरल ने तो अभी ताज़ा तरीन बयान ये दिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी हुक्मरानों की आलमी सतह पर, सऊदी अरब का वो रेफरेंस दे रहे थे कि आलमी सतह पर जिस तरह की जग हसाई हुई है, जिस तरह से शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक रुसवाई हुई है मस्जिद नबवी में, और जिस तरह के नारे वहाँ पर लगे हैं जहाँ मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक से आए हुए मुसलमान मौजूद थे, और जब उन्होंने ये नारे सुने कि एक पाकिस्तान के हुक्मरान के ख़िलाफ़ चोर चोर के नारे लग रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान की भी कितनी सुबकी हुई है। यानी शहबाज शरीफ की तो रसवाई हुई, पाकिस्तान की कितनी रसवाई हुई है। इस मामले पर अब पूछना यह है कि शुक्रिया किसका अदा करना है। यानी ये जनरल फैसल मुश्ताक रिटायर्ड ये कह रहे हैं कि किसका शुक्रिया अदा करना है, और वो इशारा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब कर रहे हैं कि अब बताएं कि किसका शुक्रिया अदा करें कि पाकिस्तान पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए कि जिनके मुतल्लिक जहां वो निकलते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं, और फिर दीगर अकवाम के लोग हैरान होते हैं कि ये किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर है और किस किस्म के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है कि इसके खिलाफ इस किस्म के नारे लग रहे हैं। फिर जो दूसरे आपके जनरल हैं, जनरल लोधी, उनका भी एक बयान सामने आया है, जनरल रिटायर्ड लोधी। अब वो कहते हैं कि ये एक ऐसी हुकूमत है जिसके मुतल्लिक अब पाकिस्तान के इदारों के जो सरबराहान हैं उनको कुछ सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं ऐसी हुकूमत है कि जिसमें जावेद लतीफ़ जैसे लोग, जिन्होंने पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाया, ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगाए, यानी मोहसिन दावड़ एंड कंपनी, ऐसे लोग जो बदतरीन साजिश में मुलव्विस थे पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़, यानी डॉन लीग्स, वो भी शामिल कर दिए, यानी तारिक फ़ातमी जैसे लोग शामिल करने की इन्होंने कोशिश की। और हर वो किरदार जो इस फ़ौज को आलमी सतह पर आइसोलेट कर रहा था, हर वो किरदार जिसने इस मुल्क के लगाए हुए सरहदों पर बाढ़, यानी अफ़गानिस्तान की सरहद पर और ईरान की सरहद पर, उनको उखाड़ने के लिए धमकियां दी और फ़ौज से कहा कि हम तुम्हारे बाढ़ उखाड़ फेंकेंगे, हम तुम्हारी जेलें उड़ा देंगे, वो सारे किरदार इस वक्त इस हुकूमत में शामिल हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि सारे रियासत मुखालिफ और सारे करप्ट, सारे फ़ौज मुखालिफ किरदार इस वक्त इस हुकूमत में शामिल हैं। इसलिए हमारे इदारों को अपनी फ़ौज से भी कह रहे हैं, फ़ौजी क़यादत से भी कह रहे हैं कि सोचना पड़ेगा कुछ और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम का रद्द अमल बड़ा शदीद है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें हाशमी साहब कि लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल जैसे ओहदों पर जो लोग रिटायर हुए हैं वो किस बेबाकी से पाक फ़ौज के अंदर जो सेंटिमेंट है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं। और ये पहली मरतबा है पिछले 73 साल में, जनरल फैसल मुश्ताक रिटायर्ड ने यह भी कहा है कि यह पहली मरतबा है कि ऐसा लग रहा है कि अवाम ने एक मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान में से इमरान खान साहब को चुन लिया है। अब इस किस्म के बयान कहाँ से आ रहे हैं? खुद फ़ौज के अंदर से, और फ़ौज के आला तरीन ऑफिसर जो रिटायर हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर, यानी आवाम का रद्द अमल तो है ही है, फ़ौज जैसे इदारे का क्या रद्द अमल है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। हालांकि फ़ौज इसमें एक फ़रीक है ना, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन उस इदारे के अंदर से किस किस्म का रद्द अमल आ रहा है,
तो आप सोच लें कि बाकी इदारों के अंदर से किस किस्म का रद्द अमल होगा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। अब आ जाए खान साहब जो बात कर रहे हैं। खान साहब असल में इस तहरीक को एक आम तहरीक के तौर पर नहीं चलाना चाहते, यानी जैसे उनकी पहली तहरीक थी कि जिसमें वो कहते थे कि 4 हल्के खोलें और धांधली के ख़िलाफ़, अब ये मामला उससे बहुत बड़ा बन गया है। अब इसका स्पेक्ट्रम जो है ये बहुत ब्रॉड है, क्योंकि अब ये आज़ादी की तहरीक है। इस वजह से आज़ादी की तहरीक है कि खान साहब कहते हैं कि अगर इस वक्त अवाम ना खड़े हुए, फौज ना खड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट ना खड़ी हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा कोई भी सुपर पावर, कोई भी आलमी ताकत पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को ये जब धमकी देगी कि आप हमारे मफादात का ख्याल रखें, पाकिस्तान के मफादात का ख्याल ना रखें, वरना हम आपको हटा देंगे, तो फिर हर प्राइम मिनिस्टर उस दबाव के सामने झुक जाएगा, खामोशी से आलमी ताकतों के मफादात पूरे करता रहेगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और पाकिस्तान के और अवाम के मफादात को कुर्बान करता रहेगा। ये बहुत समझने वाला नुक्ता है कि पाकिस्तान के आने वाले प्राइम मिनिस्टर्स को अगर हौसला देना है, उनको मजबूती देनी है, उनको बताना है कि कोई आलमी ताकत उनको नहीं हटा सकती, और उन्होंने अपने मफादात, अपने मुल्क के मफादात, अपने अवाम के मफादात को सर्व करना है, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त फ़ौज भी इस आज़ादी की तहरीक में खड़ी हो। बहुत ज़रूरी है कि फ़ौजी क़यादत भी इस बात को रियलाइज़ करे कि ये जो एक बैरूनी साजिश हुई है, इस बैरूनी साजिश का रास्ता रोकने के लिए कुछ इक़दाम करने होंगे। कोई भी ये नहीं कह रहा कि खान साहब को दोबारा से कुर्सी पर बिठा दें और उससे कोई तफरीक पैदा हो। सब ये कह रहे हैं कि एक इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाने के बाद जो पार्टी, जो इत्तेहाद इलेक्शन जीते, चाहे ये करप्ट लोग जीत जाएं, खान साहब ये कह चुके हैं, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि आवाम के वोटों से आए हैं, तो वो उस हुकूमत को कबूल कर लेंगे। फिर खान साहब ये कहते हैं कि कुछ पैगामात पहुंचाए गए थे खान साहब को, तो उस कॉन्टेक्स्ट में खान साहब ये कहते हैं, और ये पैगामात जो आपके मिले हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके थ्रू भी पहुंचाए गए हैं, क्योंकि साकिब निसार के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी एक नुमाइंदे के तौर पर आप कह सकते हैं कि वो मिले हैं जाके इमरान खान साहब से। ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका अपना एक क्लाउट है अदलिया के अंदर। तो खान साहब को ज़राए के मुताबिक 2-3 पैगामात दिए गए। एक पैगाम तो ये दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक भी अपना जो लबो लहजा है इसको थोड़ा सा माइल्ड कर लें, थोड़ा सा नरम कर लें। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी जो सवालात वो बहुत तुर्श लहजे में पूछते हैं, वो तुर्श लहजे में सवालात ना पूछें और अपना लबो लहजा जो है और अपनी टोन को थोड़ा सा माइल्ड कर लें इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। फिर तीसरा पैगाम ज़राए के मुताबिक एक शख्सियत के तवस्सुत से बनी गाला ये भी पहुँचाया गया कि ये जो खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, या तो लॉन्ग मार्च ना करें या फिर ये 1-2 दिन का इवेंट हो और कोई धरना वगैरह ना दिया जाए। लेकिन खान साहब ये फैसला कर बैठे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि ये जो मेरी कैंपेन है इसको वो एक हकीकी आज़ादी की कैंपेन के तौर पर लें। जो लोग आपस में सोशली किसी भी वजह से मिलते हैं वो इस बात को डिस्कस करें कि हमने इस आज़ादी की तहरीक में किस तरीके से हिस्सा डालना है। और हाशमी साहब, ये बिल्कुल वो टेम्पो बना हुआ है इस वक्त जो कि वाकई ही आज़ादी की तहरीकों में जो जोशो जज्बा नज़र आता है। और इस टेम्पो को बनाने के पीछे एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब को हटाकर उनसे कोई बेहतर हुक्मरान नहीं लाए गए। ऐसे हुक्मरान लाए गए हैं जो कि इससे पहले टेस्टेड हैं, 3 मरतबा टेस्टेड हैं, तीनों मरतबा फेल हो चुके हैं, इस मुल्क की हड्डियां तक निचोड़ के खा चुके हैं। शाही महलात उन्होंने लंदन में बनाए हैं, न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी ने महलात बनाए हैं, स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने अपने महलात बनाए हैं, वहाँ पे बैंक अकाउंट्स खोले हैं। और फिर 16-16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जब इन पर फर्दे जुर्म आयद होने लगी थी उस वक्त इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये दोहरा गुस्सा है, यानी एक तो बैरूनी साजिश के जरिए खान साहब को हटाने का गुस्सा अवाम में और फिर करप्ट हुक्मरानों को मुसल्लत करने का गुस्सा। तो ये तहरीक आसानी से रुकने वाली नहीं है। और खान साहब को जानने वाले जानते हैं कि वो ये कहते हैं कि जब तक आप खुद हार ना मान लें तब तक आप हारते नहीं हैं। इसलिए ये धरना खान साहब ने फैसला कर लिया है कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होता वो ये धरना जारी रखेंगे।
जरा साहब, ये शहबाज शरीफ साहब गए सऊदी अरब और जाते हुए उन्होंने ये बात कही है कि कुछ ज़िम्मेदार लोगों से बात हुई है, जो संजीदा लोग हैं, ज़िम्मेदार नहीं संजीदा लोग बाकायदा तौर पर सोच रहे हैं कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी कुछ शख्सियात के हवाले से। इसका जो लिंक है वो हमें मिलता है चूँकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने हलफ नहीं लिया कुछ लोगों से और उनकी तबीयत ख़राब हुई और उसकी काबीना की जब बारी आई और फिर उन्होंने हल्फ लेना शुरू कर दिया। लेकिन पंजाब की सूरत हाल ऐसा बड़ी ख़तरनाक है, आइनी बुहरान पैदा हो चुका है। वो लोग जो कहते हैं कि नहीं है बुहरान, ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि बुहरान वाज़े तौर पर इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है। अदालत कहती है हमजा शहबाज का हल्फ लें, गवर्नर साहब कहते हैं कि नहीं लेना, ख़त लिखा जाता है। और सेपरेशन ऑफ पावर ऐसा बड़ी इंपॉर्टेंट है। और परवेज़ इलाही साहब ने तो आज तक यहाँ तक कह दिया कि अगर अदालतों ने हमें बताना है कि हमने क्या करना है, जमहूरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो फिर वो खुद आ जाएं। तो ये तो ऐसा लगता है कि शायद मुल्क के अंदर जो तासुर मिला उनकी गुफ्तगू से कि कोई जुडिशल कू नज़र आती है, अदालतों के फ़ैसले और उनका क्या ये इस्तेहकाक है सेपरेशन ऑफ पावर की। जब हम बात करते हैं कि उन्होंने जो पार्लियामेंट के मामलात हैं, असम्बलियों के मामलात हैं, हुकूमती मामलात हैं, उसमें दखल अंदाजी करके अपनी हदूद से वो तजावज़ कर रहे हैं। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, आर्टिकल 6 लगाने के लिए रेफरेंस तैयार तो ये कर रहे हैं, ये रेफरेंस तैयार करने के शोशे तो छोड़ रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मवाद भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अहम तरीन नुक्ता यह है कि आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगता है। आर्टिकल 6 लगता है आइन से गद्दारी और मुल्क से गद्दारी पर। तो सबसे पहले आर्टिकल 6 के मुस्तहिक तो ठहरते हैं मियां नवाज शरीफ, क्योंकि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनका ओथ था कि जो मामलात उनके इल्म में हैं, जो कौमी राज उनके इल्म में हैं, वो कभी भी उन कौमी राजों को सामने नहीं लाएंगे। ये उनका ओथ का हिस्सा है, हलफ का हिस्सा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 हफ्ते पहले तक, यानी आज से 6 हफ्ते से पीछे जो तकरीबन 8 महीने गुजरे, उसमें कौन सा ऐसा कौमी राज है आप कह सकते हैं कि जिसके मुतल्लिक मियां नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि मैं ये कौमी राज खोल दूंगा, और लंदन बैठे हुए उन्होंने पता नहीं कितने कौमी राज बैरूनी कुव्वतों के सामने खोल भी दिए होंगे। हम सबको पता है कि पाकिस्तान के लिए जो हॉस्टाइल अनासिर हैं उनके साथ नवाज शरीफ मिलते भी रहे। मियां नवाज शरीफ ने तकरीर में, जलसे में तकरीर के दौरान कहा कि मैं कारगिल के राज खोल दूंगा। फौज को ब्लैकमेल करते हुए उन्होंने ये तासुर दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मेरे पास राज हैं और हमारी जो एक जीत है कारगिल के अंदर, और फिर कारगिल में जो हमारा एक स्टैंड है कि पहले भारत की जानिब से वहाँ पर दरअंदाजी हुई थी, उन्होंने ये तासुर दिया कि मैं इस तरह का कोई राज खोल दूंगा कि ये सारी दरअंदाजी को पाकिस्तानी फ़ौज की थी और वहाँ पर कारगिल की जंग में पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुँचा। यानी यहाँ तक वो गए। तो आर्टिकल 6 अगर हलफ से गद्दारी के मामले पर किसी पर लग सकता है तो वो तो मियां नवाज शरीफ के ऊपर लागू होता है। उसके बाद मरियम नवाज ने फ़ौज से बगावत करवाने के लिए सिपाहियों को उकसाया। मियां नवाज शरीफ ये कहते रहे कि सिपाहियों को आर्मी चीफ का हुक्म नहीं मानना चाहिए, अपनी फ़ौजी क़यादत का हुक्म नहीं मानना चाहिए। तो आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगता है? फिर मुल्क के मफादात का सौदा मियां नवाज शरीफ करते रहे, आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगता है? फिर ये जो बात कर रहे हैं कि आइन की पासदारी, आइन की पासदारी ये नहीं है कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 16 अरब रुपए की करप्शन पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, वहाँ आपका आइन सो जाता है, उसको आपने उठा के प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था 3 महीने पहले तक। मरियम नवाज के स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो ये कहती थी कि हम इस हुकूमत को शहीद नहीं होने देंगे, क्योंकि जब उनके बस में नहीं था इस हुकूमत को गिराना, सिर्फ आज से 3 महीने पहले तक तो इस तरह के बहाने बनाए जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये हुकूमत किसी सूरत नहीं गिर सकती। लेकिन जब बैरूनी साजिश हुई तो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब तो वो लोग हैं जिन्होंने इस बैरूनी साजिश का हिस्सा बनने पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान के अंदरूनी सहूलतकार, जिनमें ये शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं, जिनके मुतल्लिक खान साहब
इशारे कर रहे हैं कि ये अंदरूनी सहूलतकार हैं, आर्टिकल 6 तो उनके ऊपर लगना चाहिए। फिर आप ये देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट ये एक ऐसी हाई कोर्ट है, एक ऐसी अदालत है कि मरियम नवाज ने अपने पासपोर्ट वापस लेने के लिए दरख्वास्त दी कि बैरून मुल्क जाना है, तो इसके बावजूद कि मरियम नवाज नाअहल भी हैं, अदालतों से सज़ा याफ्ता भी हैं, उसके बावजूद कोई बेंच मरियम नवाज के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के लिए तैयार नहीं था। फिर यही लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदेदार यानी सदर पाकिस्तान को डिक्टेट कर रही है कि 24 घंटे के अंदर आप हमजा शहबाज से हलफ उठवाएं, वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे तो 24 घंटे की डेडलाइन दी जा रही है, लेकिन इस हाई कोर्ट ने कभी शहबाज शरीफ के मामले पर भी कोई डेडलाइन दी है, बल्कि 24 घंटे के अंदर उनको 12 घंटे के अंदर उनको लंदन जाने की इजाज़त दे दी थी, एक बड़े ख़ास किस्म के केस में, बड़ी जल्दी में। तो इस वक्त तो आप अगर देखें तो लगता ये है कि पाकिस्तान का पूरा कानूनी निज़ाम, अदालती निज़ाम किसी ख़ास हुक्म की वजह से, किसी ख़ास हुक्म के तहत तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, और तहरीक इंसाफ के ऊपर ये अदालती मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है, यानी किसी और के ऊपर नहीं नाफिज किया हुआ, सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर ये मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। बाकी आसिफ अली जरदारी का केस किधर गया? जो हम कहते थे, तमाम तज्जियाकार कानूनी माहिरीन कहते थे कि आज गिरफ्तारी, कल गिरफ्तारी हो सकती है अगर मेरिट पर फैसला हुआ। वो आप देख लें कि अब उस केस की ना कोई हियरिंग की खबर आती है, ना उसकी कोई तारीखों की खबर आती है। ऐसे ही शहबाज शरीफ के केसेस भी इल्तवा का शिकार हैं और मरियम नवाज के केसेस भी इल्तवा का शिकार हैं। तो ये 22 करोड़ लोग अब बड़े बाशऊर हो गए हैं, ये इदारों के झांसों में नहीं आएंगे। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, 4G का दौर है, LTE का दौर है। 2 मिनट के अंदर लोग गूगल करके, सर्फिंग करके तमाम हकायक तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत का ड्रामा, ये जो अदालती मार्शल लॉ के ज़रिए तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता और इस पर अवामी रद्द-ए-अमल शदीद से शदीद तर होता जाएगा। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, आज का शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।